हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हो? शायद आप लोग बड़े मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आपका सीटेट एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया और फ्रेंड्स इसीलिए आज मैं आपके लिए महा मैराथन वीडियो लाया हूँ। आज मैं आपके लिए सीडीपी का महा मैराथन वीडियो लाया हूँ गाइस, और यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे और एक एक बिंदु पर कार्य करेंगे। आज हम लोग पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए पूरा आत्मविश्वास आ जाए। तो आइए आज हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। ठीक है, कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार डॉट डॉट भूमिका निभाता है। पहला है, देखिए, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य और गौण। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग इसके कुछ प्रमुख तथ्यों को जानते हैं। सबसे पहले देखिए, आप समझिए कि समाजीकरण क्या है। देखिए, आप सबसे पहले समाजीकरण को समझिए कि समाजीकरण क्या है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ इत्यादि को सीखता है। यह जो सोशलाइजेशन है, ये समाजीकरण एक प्रक्रिया है, समझिएगा, जिसके माध्यम से यानी इसके द्वारा मानव जो है समाज से बहुत तरह का चीज़ सीखता है। उसमें व्यवहार आता है, रीति रिवाज आता है और गतिविधियाँ और भी चीज़ होता है। अब आपके मन में होगा कि ये व्यवहार क्या चीज़ होता है। तो फ्रेंड्स, व्यवहार का मतलब होता है बर्ताव। जैसे आप किसी के साथ कोई बर्ताव करते हो, अच्छा करते हो या बुरा करते हो, ये आपका व्यवहार हो गया। समझ गए? अब आप समझिए रीति रिवाज को। रीति रिवाज क्या है? रीति रिवाज संस्कार है, समझ रहे हैं। और गतिविधियाँ जो है गाइस, ये गतिविधियाँ क्या है? ये गतिविधियाँ रहने सहने के ढंग है, यानी क्रियाकलाप है। तो समाजीकरण क्या है गाइस? समाजीकरण एक प्रक्रिया है और इसके माध्यम से मनुष्य समाज में विभिन्न तरह का व्यवहार माना बर्ताव, रीति रिवाज माना परंपरा और गतिविधियाँ मतलब क्रियाकलाप, ये सभी चीज़ सीखता है। ठीक है, और ये समाजीकरण फ्रेंड्स दो तरह का होता है, प्राथमिक समाजीकरण और दूसरा होता है द्वितीय या गौण समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण किसको कहते हैं? बच्चे के समाजीकरण की शुरुआत बच्चे के परिवार, मित्र तथा अन्य लोगों से होती है। इसको प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, यानी बच्चे का जो पहला समाजीकरण होता है उसी को हम लोग प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। यानी बच्चे का समाजीकरण का शुरुआत जो होता है परिवार से होता है या मित्र से होता है या और नज़दीक के लोगों से होता है। तो ये प्राथमिक समाजीकरण हो गया। अब देखिए, ये द्वितीय या गौण समाजीकरण क्या है? बालक सामुदायिक तरीके से व्यवहार को अपनाता है। अब बच्चा समुदाय में अगर कोई चीज़ सीखता है, जैसे स्कूल हो गया, खेल का मैदान हो गया, तो ये आपका द्वितीय क्या गौण समाजीकरण है। अब देखो गाइज, समाजीकरण को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है? पालन पोषण है, बच्चे का पालन पोषण कैसे हुआ, सहानुभूति है, सामाजिक शिक्षण है, पुरस्कार और दंड है, वंशानुक्रम है, परिवार है, पड़ोस है, स्कूल है, बालक के साथी है, समुदाय है, धर्म है। तो ये सब आपका समाजीकरण में आता है। तो आपने समाजीकरण का पूरा हुलिया समझ लिया। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका निभाता कौन होगा? कम महत्वपूर्ण? ये तो नहीं, क्योंकि कम महत्वपूर्ण आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि बच्चे के समाजीकरण में परिवार का कम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, महत्वपूर्ण भूमिका। तो कम आप नहीं बोलिएगा, कम तो होगा नहीं। अब मुख्य भी नहीं कहिएगा, मुख्य भी आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं मुख्य कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, समाजीकरण को प्रभावित करने में सिर्फ परिवार का भूमिका नहीं है, इसमें पड़ोस का है, आपका पालन पोषण है, सहानुभूति है, बहुत तरह का है। तो मुख्य भी नहीं बोलिएगा। अब देखिए, गौण भी नहीं बोलिएगा, क्योंकि ये जो है बच्चे के समाजीकरण परिवार, ये जो परिवार है ना, ये परिवार आपका प्राथमिक समाजीकरण में आता है। तो आपका गौण तो होगा नहीं, द्वितीयक तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चा पहला कंसर्निंग अपने परिवार के साथ करता है, इसीलिए आपका गौण भी नहीं होगा। तो आपका राइट जाएगा ये रोमांचकारी।
आपका ये 2 नंबर राइट जाएगा, रोमांचकारी। आपका सही हो जाएगा रोमांचकारी। क्यों सही होगा? क्योंकि बच्चे के समाजीकरण में परिवार का रोमांचकारी भूमिका है। अब आप समझिए, एक बच्चे को देखो, परिवार में वो कैसा कैसा भूमिका निभाता, पूरा बचपन बिताता है। एक बच्चा अपने परिवार में कई कई भूमिकाओं को निभाता है। वो तोतरा तोतरा कर बोलता है, देखो वो लुढ़क लुढ़क कर चलता है, कितना कितना वो रोमांचकारी भूमिका निभाता है। ये आपका सबसे राइट जाएगा कि बच्चे के सामाजिकरण में परिवार का भूमिका कौन सा भूमिका निभाता है, तो रोमांचकारी। कम महत्वपूर्ण नहीं होगा, मुख्य भी नहीं होगा, गौण भी नहीं होगा, रोमांचकारी होगा। तो आई होप गाइस आप 1 नंबर के क्वेश्चन को बड़े मजे से समझे। अब आइए आप 2 नंबर के क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। देखिए, विद्यालय और पास पड़ोस है, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य है। अब तीसरा देखो परिवार और रिश्तेदार है। चौथा देखो परिवार और पास पड़ोस है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को करने से पहले इसका जो भी मटेरियल है उसको बढ़िया से समझो। देखो भाई, प्राथमिक समाजीकरण में क्या आता है, आपका परिवार आता है, मित्र आता है, ये प्राथमिक समाजीकरण है। बच्चा इससे फर्स्ट में इससे बिलोंग करता है। अब द्वितीय या गौण समाजीकरण में क्या आएगा, विद्यालय आएगा, खेल का मैदान आएगा, पड़ोसी आएगा। अब गौण वाहक में आपका विद्यालय और निकटतम परिवार का सदस्य आएगा। अब देखो, एक बच्चा है वह अपने माँ से कंसर्निंग करता है, यानी फिर परिवार में जाता है। और पास पड़ोस, ये परिवार और पास पड़ोस एक ही साथ में हो जाएगा। परिवार है और बगल अगल में जो घर द्वार है, पास पड़ोस से बच्चा कंसर्निंग करता है, तब वो निकटतम परिवार का सदस्य होता है। अब देखो, अब समाजीकरण में हम लोग ये समझेंगे, समाज में बच्चा अपने आप को समायोजित करता है। मनुष्य समाज में विभिन्न व्यवहार को, रीति रिवाज को, गतिविधियों को सीखता है। अब आप ये समझो कि परिवार और पास पड़ोस जो है ये प्राथमिक समाजीकरण है। और आपका जो गौण वाहक है, गौण वाहक में आपका हो जाएगा विद्यालय, निकटतम परिवार के साथ जैसे रिलेशन। अब आप अपने क्वेश्चन पर आइए। ठीक है, अब देखिए आपका ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। गौण वाहक तो आपका देखिए विद्यालय और पास पड़ोस। अब ये पास पड़ोस अगर है ना, तो पास पड़ोस किस में आ जाएगा, प्राथमिक समाजीकरण में होगा, इसीलिए ये आपका राइट नहीं होगा। परिवार और रिश्तेदार, परिवार आ गया ना, आपका परिवार आ गया तो ये प्राथमिक समाजीकरण में आ जाता है, ये आपका नहीं होगा। इसमें भी देखिए परिवार है, प्राथमिक में आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए आपका ये 2 नंबर, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। विद्यालय, विद्यालय आपका क्या है, द्वितीय समाजीकरण में, और निकटतम परिवार से रिलेशन में। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है, आपके यहाँ रह रहा है, लेकिन आप देखिए उसका नानी घर, नानी घर क्या हुआ, उसका निकटतम परिवार हुआ। ये नानी घर इसके लिए क्या हो गया, द्वितीय समाजीकरण हो गया। तो बच्चों अब आप यहाँ ध्यान से देखो कि निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। तो गौण वाहक में आपका देखो ये परिवार, परिवार है तो ये प्राथमिक समाजीकरण में ये तो नहीं होगा। इसमें भी परिवार है, ये भी नहीं होगा। अब देखो इसमें ये 1 नंबर और 2 नंबर में, इसमें देखो विद्यालय है तो ठीक है, चलो ये द्वितीय समाजीकरण है। लेकिन इसमें पास पड़ोस आ जाता है, पास पड़ोस जो होता है ये प्राथमिक में आ जाता है। अब यहाँ देखो ये विद्यालय आपका क्या है, द्वितीय समाजीकरण है। और निकटतम परिवार, जैसे एक बच्चा का नानी घर है, उसका मौसी घर है, ये सब उसका निकटतम परिवार हुआ, तो ये सब आपका द्वितीय समाजीकरण में आ जाता है। यहाँ तो बच्चा कभी कभी जाता है ना, रोज तो जाता नहीं है, उससे कंसर्निंग कभी कभी होता है, इसलिए निकटतम परिवार और विद्यालय जो है आपका द्वितीय समाजीकरण होगा। इसलिए आपका आंसर ये 2 नंबर का राइट जाएगा गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 3 नंबर के सवाल में। देखिए, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ठीक है, तो नीचे दिए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। 1 नंबर में देखो है समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। दूसरा है जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। अब देखो तीसरा क्या है, बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। चौथा है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। अब आप समझिए इसको पूरी तरह से। अब है यहाँ जनसंचार, जनसंचार को हम लोग लोक संपर्क, जनसंपर्क, जनसंचार, इसको अंग्रेजी हम लोग मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ये है क्या,
ये लोक संपर्क, जनसंपर्क, जनसंचार, ये मास कम्युनिकेशन क्या है? उन सभी साधनों का अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्याओं के साथ संचार संबंध स्थापित करता है, उसको संदेश पहुंचाता है, उसको खबर पहुंचाता है। जैसे समाचार पत्र है, देखो ये एक साथ कई कई लोगों को न्यूज पहुंचाता है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, पत्रिका है, ये सब। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज आता है आपका अभिवृत्ति। अभिवृत्ति आता है, अभिवृत्ति को हम लोग एटीट्यूड कहते हैं। अभिवृत्ति क्या है? सकारात्मक भाव या नकारात्मक भाव, ये एटीट्यूड है। ठीक है, अब देखिए सामाजिकरण, मनुष्य समाज में से बर्ताव, संस्कार, रहने सहने का ढंग सीखता है। विश्वास, जिसको हम लोग यकीन कहते हैं। मूल्य क्या है? वह वस्तु जिसका महत्व हो। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को समझते हैं, समझिए। देखिए हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा क्या होता है? ये बिल्कुल गलत करता है। समाजीकरण सिर्फ माता पिता और परिवार से नहीं होता है। क्या स्कूल से समाजीकरण नहीं होता? क्या खेल के मैदान में नहीं होता? तो इसमें तो कहता है केवल माता पिता और परिवार, केवल शब्द है, इसलिए गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब देखिए आपका बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकता, ये तो गलत कहता है। बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया कर सकता है, इसमें है नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय का एक अच्छा माध्यम है। सिर्फ खाली संचार माध्यम विज्ञापन और विक्रय का माध्यम नहीं है। संचार माध्यम से हम लोग बहुत तरह का न्यूज, बहुत तरह का सूचना हमें मिलता है। सिर्फ हमें विज्ञापन नहीं मिलता है, सिर्फ हम टीवी या रेडियो से या इंटरनेट से सिर्फ विज्ञापन ही नहीं देखते हैं, उसमें बहुत तरह का सूचना लेते हैं, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये 2 नंबर का राइट जाएगा, ये 2 नंबर का, कि जनसंचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों को, यानी एटीट्यूड, यानी सकारात्मक और नकारात्मक भाव, मूल्यों को आप लोग समझ रहे हैं। कोई भी चीज का जो वस्तु जिसका महत्व हो वही मूल्य है, और विश्वास, यकीन को प्रभावित करता है। आपका ये सबसे राइट जाएगा कि जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ये 2 नंबर का, समझिए आपका ये क्वेश्चन है ना। देखिए जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये 2 नंबर, क्योंकि जनसंचार क्या है कि लोगों को न्यूज जिसके द्वारा मिले और एक साथ में कई कई लोगों को मिले, वो जनसंचार है। तो जनसंचार के माध्यम का पहुंच बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति को, यानी सकारात्मक और नकारात्मक भाव को उत्पन्न करता है। जब हम लोग कोई अच्छा न्यूज़ सुनते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक भाव आता है, जब कोई हम लोग बुरा खबर सुनते हैं तो नकारात्मक भाव आता है। तो संचार माध्यम अभिवृत्ति को पैदा करता है, वह मूल्यों को, यानी एक विशेष महत्व को दर्शाता है, और विश्वास को, यानी यकीन को प्रभावित करता है। आपका सबसे राइट आंसर 2 नंबर जाएगा। आई होप आप 3 नंबर को समझे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए आप 4 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? इसमें देखिए कंप्यूटर है, आनुवंशिकता है, राजनीतिक दल है और परिवार है। इसमें कौन सा आपका ऑप्शन राइट जाएगा? कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का प्रमुख कारक है? तो देखो समाजीकरण से मानव में रीति रिवाज, परंपरा, व्यवहार, क्रियाकलाप, ये सब सीखता है। समाजीकरण को प्रभावित करने वाला विभिन्न कारक में पालन पोषण है, सहानुभूति है, सामाजिक शिक्षण है, पुरस्कार दंड है, वंशानुक्रम है, परिवार है, पड़ोस है, स्कूल है, बालक का साथी है, समुदाय, धर्म है। अब देखो कुछ बात इसमें, बालक के समाजीकरण में परिवार का प्रमुख स्थान होता है। परिवार बालक का प्रथम सामाजिक पाठशाला है। अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन को, यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? तो कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, आनुवंशिकता भी नहीं है, राजनीतिक दल भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन परिवार जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का प्रमुख कारक है? प्रमुख समाजीकरण का प्रमुख, तो प्रमुख कौन है? बोलिए। कंप्यूटर प्रमुख है? मैन है? नहीं है। आनुवंशिकता मैन है? नहीं। राजनीतिक दल मैन है? नहीं। परिवार, समाजीकरण का प्रमुख कारक कौन है? परिवार, फैमिली, क्योंकि परिवार बच्चे का पहला पाठशाला है। बच्चा जो शुरुआती बुनियादी चीज सीखता है वो कहाँ सीखता है? फैमिली में सीखता है। इसलिए आई होप गाइस इसका
आंसर आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आपका ये 4 नंबर का आंसर 4 होगा और आपका पूरी तरह से ये 4 नंबर कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा बच्चे के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है, सही वाला को नहीं वाला को लेना है। तो देखिए पहला क्या है, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशल को सीखना। ये होगा कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। ये होगा समाजीकरण, सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। अब देखिए, इसको जानने से पहले हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर बढ़ते हैं। समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल का पॉजिटिव पॉइंट हम लोग समझते हैं कि इसमें समूह में सक्रिय रूप से भाग लेकर सामाजिक कौशल को सीखना। देखिए यह पॉजिटिव है। विद्यालय के बातों को स्वीकार करना, ये सब पॉजिटिव है। समाजीकरण का जो प्रगतिशील मॉडल है, इसका पॉजिटिव बात क्या है, समूह में सक्रिय रूप से भाग लेगा तो सामाजिक कौशल का ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। विद्यालय के बातों को स्वीकार करना, ये पॉजिटिव बात है। सामाजिक नियमों को अधिग्रहण करेगा, यानी उसको ग्रहण करेगा, ये पॉजिटिव है। लेकिन निगेटिव पॉइंट क्या है, क्लास में प्रजातंत्र का माहौल। अगर बच्चा को क्लास में प्रजातंत्र का माहौल दे देगा तो स्टूडेंट बिगड़ेल हो जाएगा, उसका बिगड़ने का संभावना अधिक रहेगा। तो ये आपका निगेटिव पॉइंट में आता है। अब आप क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन सा बच्चे के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ये तो आपका सही है। समूह में कार्य करेगा, सक्रिय सहभागिता अपनी भूमिका निभाएगा और सामाजिक कौशल को सीखेगा। कितना बढ़िया, सक्रिय सहभागिता, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। ये तो होगा नहीं। अब देखिए दूसरा, देखिए ये भी पॉजिटिव है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करेगा, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। बच्चा स्कूल में बताई गई बातों को स्वीकार कर रहा है, ये भी आपका पॉजिटिव है। अब देखिए चौथा, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ देखिए ये आपका 3 नंबर देखिए निगेटिव है। ये 3 नंबर, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो बच्चा बिगड़ेल हो जाएगा। ये क्या है, निम्नलिखित में कौन सा बच्चे के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ये सही नहीं है। क्लास में देखो बच्चे अगर इस तरह का हो जाएगा तो बच्चा क्या होगा, एकदम बिगड़ेल हो जाएगा, क्योंकि उसको अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो ये प्रगतिशील मॉडल का बाधक है। तो निम्नलिखित में कौन सा बच्चे के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के स्तर में सही नहीं है? तो ये 3 नंबर सही नहीं है कि कक्षा में प्रजातंत्र का स्थान होना चाहिए, ये बिल्कुल निगेटिव है। इसलिए आपका ऑप्शन 3 नंबर का राइट जाएगा, आपका 3 नंबर सही होगा। तो आई होप गाइस आप 5 नंबर समझे होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए 6 नंबर में हमारा क्या है, निम्न में कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय, एक होता है सक्रिय। सक्रिय माना क्रियाशील। सक्रिय किसको कहते हैं, जो क्रियाशील हो, जिसमें क्रिया हो, और निष्क्रिय जिसमें क्रिया ना हो। तो निम्न में कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब होगा, परिवार होगा, इको क्लब होगा, सार्वजनिक पुस्तकालय होगा। अब देखिए, अब स्वास्थ्य क्लब जो है, स्वास्थ्य क्लब में व्यायाम होता है और भी सुविधा प्रदान करता है, ये सक्रिय है। इको क्लब में देखिए क्या हो जाएगा, इको क्लब इन स्कूल विल empower स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट एंड टेक अप मीनिंगफुल इन्वायरमेंट एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट, इसमें भी सक्रिय है, ठीक है। अब आप देखिए परिवार एक समाज, अब परिवार में देखिए परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में समाज के अन्य संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करता है और अंतर संबंधों का विकास करता है, ये भी सक्रिय है। तो अब देखिए आप क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, स्वास्थ्य क्रिय क्या है, ये सक्रिय है, ये आपका क्या है, सक्रिय एजेंसी है। ये स्वास्थ्य क्लब जो है आपका क्या हो जाएगा, सक्रिय एजेंसी, ये सक्रिय है, क्योंकि स्वास्थ्य क्लब में क्या होता है, व्यायाम सुविधा ये सब प्रदान होता है, तो ये सक्रिय है। परिवार भी आपका क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिवार में व्यक्ति अंतःक्रिया करता है, बहुत तरह का क्रिया करता है, ये सक्रिय है। इको क्लब में भी क्या होता है, इसमें बहुत तरह का गतिविधि में भाग लेता है, क्रियाकलाप में भाग लेता है, यानी वातावरण सही हो इसके बारे में बताया जाता है, तो इसमें भी आदमी सक्रिय रहता है। लेकिन ये जो सार्वजनिक पुस्तकालय है ये आपका निष्क्रिय है, सार्वजनिक पुस्तकालय निष्क्रिय हो जाएगा। क्या होगा देखिए, हम आपको पूरी तरह से बताते हैं। ये सार्वजनिक पुस्तकालय निष्क्रिय क्यों होगा, देखिए सार्वजनिक पुस्तकालय समाजीकरण का एक निष्क्रिय साधन है, क्योंकि यहाँ हम किसी के साथ सीधे बातचीत नहीं करते हैं। देखिए पुस्तकालय में हम अपना किताब निकालते हैं, पढ़ने लगते हैं, वहाँ बातचीत नहीं होता है,
किताब निकाले पढ़ने लगे, चाहे हम मैगजीन पढ़ रहे हैं या कोई लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वहाँ हम किसी से बातचीत नहीं करते हैं, सीधा हम अपना बुक पढ़ते हैं। इसलिए सार्वजनिक पुस्तकालय जो है सामाजिकरण का एक निष्क्रिय साधन है, क्योंकि यहाँ हम किसी से सीधे बात नहीं करते हैं। लेकिन स्वास्थ्य क्लब में देखो हम बातचीत करते हैं, क्योंकि एक्टिविटी में भाग लेते हैं ना। परिवार में भी देखिए हम लोग बातचीत करते हैं, इको क्लब में भी बातचीत करते हैं। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय में क्या होता है, हम लोग अपना काम करते हैं, लेकिन एकदम निष्क्रिय रूप से अपना पढ़ रहे हैं, बैठ गए और पढ़ने लगे, तो आपका सार्वजनिक पुस्तकालय सही होगा। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं 7 नंबर पर। समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षा एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अब आप समझिए कि ये मानदंड क्या होता है। ये मानदंड क्या होता है, मानदंड का मतलब नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। अब समाजीकरण अनुकूलन और समायोजन होता है। समाजीकरण में मनुष्य समाज से व्यवहार, रीति रिवाज और गतिविधियों को सीखता है। तो अब यहाँ देखिए समाजीकरण है, आपका कौन सा राइट जाएगा। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षा एवं पढ़ाई के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो इसमें सबसे आपका राइट जो जाएगा समाजीकरण, कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, यानी समाज के नियंत्रण के साथ में अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, जब हम वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, इसलिए आपका राइट ये जाएगा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, जब आप वातावरण के परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हो। और समाजीकरण में व्यक्ति समाज के मानदंडों से, समाज के नियंत्रणों के साथ अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, इसलिए आपका आंसर 4 राइट जाएगा। आई होप गाइस आप 7 नंबर को समझे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 7 नंबर में, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, कौन सा राइट जाएगा। सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण अनुकूलन और समायोजन। देखिए समायोजन क्या है, विरोधी आवश्यकता को संतुलित करने का व्यवहार संबंधी प्रक्रिया। अगर हमारा स्थिति विरोधी भी है, उसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। अनुकूलन क्या है, अपने रंग ढंग में ढालने योग, तालमेल बैठाना, अपने पर्यावरण के साथ अपने को उस योग बना लेना, ये अनुकूलन है। मानदंड आपका नियंत्रण है, समाज में समायोजित होना समाजीकरण है। सामाजिक मानदंड क्या, सामाजिक नियंत्रण है। समाजीकरण क्या, अनुकूलन और समायोजन। व्यक्ति अपने आप को अनुकूलित करता है, एडजस्ट करता है, ये समाजीकरण है। तो देखिए आपका 7 नंबर में कौन सा राइट जाएगा। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या होगा, सामाजिक मानदंड का हमेशा अनुपालन करना। ये देखिए हमेशा, इसलिए निगेटिव हो जाता है। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, ये भी अपने सामाजिक मानदंड, ये भी निगेटिव है आपका। समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये आपका समाजीकरण नहीं है। समाजीकरण क्या है, आपका 4 नंबर सबसे उपयुक्त जाएगा। सामाजिक वातावरण अनुकूलन और समायोजन, यानी समाज के वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ये आपका समाजीकरण है, ठीक है। समाजीकरण क्या है, यानी समाज में व्यक्ति वातावरण के अनुरूप अपने आप को अनुकूलन और समायोजन कर लेता है। अनुकूलन क्या है, अपने रंग ढंग में अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप का तालमेल बैठा लेता है। समायोजन क्या है, विरोधी परिस्थिति में भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है समाज में। तो यही समाजीकरण आपका 4 सबसे राइट जाएगा। आई होप गाइस आप ये 7 नंबर समझे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए 8 नंबर में, निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। समवयस्क समूह, देखिए समवयस्क समूह का मतलब होता है अपने उम्र का, ठीक है। अब देखिए शैशवा काल आपका कब होता है, जन्म से 2 वर्ष तक। बाल्यकाल 2 प्रकार का होता है, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल, ठीक है। पूर्व बाल्यकाल आपका 2 से 6 वर्ष होता है, उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष होता है, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होता है, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद होता है। तो अब ये क्वेश्चन समझिए कि निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह का, यानी अपने उम्र के बच्चों का सक्रिय मेंबर हो जाता है। तो आप बिना आप सोचे समझे कहिए किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था ये जो टीनेजर है, ये जो एडोलसेंस है, इसमें बच्चे अपने जोड़ी के बच्चे का सक्रिय मेंबर बन जाता है। आपका 1 नंबर राइट जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हम 9 नंबर पे आते हैं। मानव विकास क्या है, देखिए विकास क्या है, ये डेवलपमेंट में आपका मात्रात्मक होगा, गुणात्मक होगा, कुछ और सीमा तक पहुँच 1 और 2। तो आपका
ये राइट जाएगा 4 नंबर का, 1 और 2। क्यों? क्योंकि विकास क्या है आपका, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। मात्रात्मक मतलब मापन संभव है, गुणात्मक में मापन संभव नहीं है। मात्रात्मक जैसे कद बढ़ना, आपका लंबाई बढ़, आपका वजन बढ़ रहा है, इसको आप नाप सकते हो। गुणात्मक में जैसे आपका नैतिक मूल्य का विकास हुआ, ये गुणात्मक, इसको नाप नहीं सकते। लेकिन कद बढ़ना और नैतिक मूल्यों का निर्माण, ये दोनों आपका विकास है, इसलिए विकास में मात्रात्मक गुणात्मक दोनों हो जाएगा, इसलिए आपका ये राइट जाएगा। ठीक है, अब हम 10 नंबर में बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर में कहता है किशोर डॉट डॉट का अनुभव कर सकता है। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता एवं स्वयं सरोकार। देखिए हम आपको एक एक पॉइंट बता रहे हैं। आत्मसिद्धि का देखिए मतलब क्या होता है, आत्मा और परमात्मा का पूरा उचित ज्ञान, यानी स्वयं का और ईश्वर का पूरा और अच्छा उचित ज्ञान आत्मसिद्धि कहलाता है। दुश्चिंता मतलब घबराहट होता है, और सरोकार मतलब होता है। सरोकार का मतलब होता है। ये आप समझ गए। अब देखिए 10 नंबर का कौन सा होगा। किशोर डॉट डॉट का अनुभव कर सकता है। बचपन में किए गए अपराध के प्रति डर का भाव, ये तो होता ही नहीं है। आत्मसिद्धि का भाव, आत्मा और परमात्मा का पूरा ज्ञान किशोर को नहीं होता है। जीवन के बारे में परितृप्ति, जीवन से उसको परितृप्ति पूरा तृप्त भी नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर हमेशा जिज्ञासा भरा रहता है, हर चीज जानने का उसके मन में हमेशा घबराहट रहता है। आंधी तूफान का काल है, परितृप्ति का तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन दुश्चिंता, स्वयं से सरोकार, ये आपका राइट जाएगा। किशोर अनुभव करता किसका, दुश्चिंता का। दुश्चिंता मतलब घबराहट, हमेशा किशोर को घबराहट होता है, और वह स्वयं से सरोकार रखता है, यानी स्वयं से मतलब रखता है। आई होप गाइज आप 10 नंबर को समझे। अब 11 नंबर, शैशवा काल की अवधि क्या। शैशवा काल शिशु काल को कहते हैं। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष। अब देखो शैशवा काल 0 से 2 साल का होता है। बाल्यकाल 2 प्रकार का, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल आपका 2 से 6 साल का होगा, उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 साल, किशोरावस्था 12 से 18 होगा। तो शैशवा काल की अवधि आप तो एकदम बेहिचक कहिएगा कि जन्म से 2 वर्ष तक, यही तो इन्फेंसी है। ठीक है, अब आप 12 नंबर पे बढ़िए। देखिए 12 नंबर का सवाल क्या कहता है, विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की होता है। यहाँ देखिए आपका जटिल कठिन, विशिष्ट समान, साधारण आसान, समान विशिष्ट। आप देखिए इसको। अब देखिए विकास ये समान से विशेष की ओर जाता है। जैसे एक बच्चा है, देखिए वो बैठना पहले सीखता है, तब वो धीरे धीरे चलता है, तब दौड़ता है, और एक दिन वो रनर बन जाता है, धावक बन जाता है। तो समान से वो विशेष की ओर जाता है। तो यहाँ देखिए क्या है आपका क्वेश्चन, देखिए विकास डैश डैश से डैश डैश की होता है। जटिल से कठिन, ये तो बिल्कुल गलत। विशिष्ट से समान, ये भी गलत। साधारण आसान, ये भी गलत। तो समान से विशिष्ट की ओर विकास आपका समान से विशिष्ट की ओर होता है। आई होप गाइज आप इसको समझे। अब देखिए हम 13 नंबर पे आते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं D बराबर H गुना E, डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी गुना इन्वायरमेंट। तो मानव के व्यक्तित्व का परिणाम जो है, इसमें आपका आनुवंशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया, ये राइट जाएगा, क्योंकि D बराबर H गुना E होता है आपका 3 राइट जाएगा। अब आप 14 नंबर समझिए कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करता, इसका श्रेय डॉट डॉट को है। पियाजे को, पैवलोव को, कोहलरबर्ग और स्किनर को। आप सबसे पहले समझिए पियाजे के बारे में। पियाजे स्विट्जरलैंड का एक मनोवैज्ञानिक था। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। उसने बच्चे के बुद्धि का विकास उसके जन्म के साथ जुड़ा, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक चीज़ के बारे में बताया, जैसे चूसना पकड़ना की क्षमता को लेकर बच्चा पैदा होता है। बच्चे में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने का बेहतर क्षमता होता है। पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना आत्मसात्कीकरण एसिमिलेशन है। पुराने स्कीमा ज्ञान में परिवर्तन समायोजन एडजस्टमेंट है। तो पावलोव ने फिर का अनुबंधन क्रिया, पावलोव ने क्या दिया, अनुबंधन क्रिया सिद्धांत दिया। पियाजे ने संज्ञानात्मक के लिए समझ सिद्धांत दिया। कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत दिया। अब आप क्वेश्चन में समझिए ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करता है, इसका श्रेय किसको है। देखिए यहाँ सबसे बड़ा चीज है कि पियाजे ने क्या दिया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक का मतलब होता है देखिए समझ, ठीक है। तो पावलोव ने
समझ सिद्धांत नहीं दिया, कोहलरबर्ग ने समझ सिद्धांत नहीं दिया, स्किनर ने समझ सिद्धांत नहीं दिया। यहाँ कह रहा है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करता है, यानी समझ, बच्चा और समझ, ये बात तो आपका प्याजे साहिब में जाएगा। देखिए इस ट्रिक से समझिए, बच्चा और समझ, और यहाँ देखिए प्याजे का संज्ञानात्मक समझ, यानी प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक का मतलब ही होता है समझ, इसीलिए आपका प्याजे राइट जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 15 का में क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चे एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधि जिसमें खेल शामिल नहीं होते हैं, बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। अब देखिए बाल केंद्रित शिक्षा है वैसी शिक्षा जिसमें बालक, चाइल्ड जो है सिर्फ और सिर्फ उसको प्रोत्साहन मिलता है, और इसमें पॉजिटिव और निगेटिव समझिए। पॉजिटिव हस्तपरक गतिविधि, यानी वो अपने वो हाथ से कोई गतिविधि करता है, वो पॉजिटिव है। निगेटिव क्या है, एक कोने में बैठा रहना, निगेटिव है। प्रतिबंधित परिवेश, निगेटिव है। खेल में शामिल नहीं होना, निगेटिव है। समझ गए। अब आप क्वेश्चन को समझिए, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, बच्चा एक कोने में बैठता है, तो ये तो आपका निगेटिव हो गया, ये तो होगा ही नहीं। प्रतिबंधित, जैसे ही प्रतिबंधित परिवेश हो गया, ये भी आपका निगेटिव होगा नहीं। अब देखिए वे गतिविधि जिसमें खेल शामिल नहीं हो, तो एकदम निगेटिव, खेल शामिल नहीं होगा तो निगेटिव। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा में ये आपका एकदम मस्त है, बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। जैसे ही गतिविधियाँ आ गया और उसमें भी हस्तपरक, वो अपने हाथ से स्वयं से गतिविधि करता है, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ये इसका गजब का चीज़ है। आई होप 15 नंबर समझे होंगे। अब आप समझिए 16 नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है बच्चे को नैतिक शिक्षा देना, बच्चे को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चे को व्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। अब समझिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में चाइल्ड को केंद्रित और इम्पोर्टेंट माना जाता है, बालक के व्यक्ति और सक्रिय भागीदारी में महत्व दिया जाता है। ये महत्व देना जो है ना पॉजिटिव है, और अनुगमन का मतलब है किसी के पीछे चलना, अनुसरण करना। अब आप क्वेश्चन समझिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या हुआ, बच्चे को खाली नैतिक शिक्षा देना, बिल्कुल नहीं, गलत। बच्चे को शिक्षा का अनुगमन करना, बच्चे सिर्फ टीचर के पीछे, अनुगमन में पीछे चलना, अनुसरण करेगा, ये भी बिल्कुल गलत बात। बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, ये भी गलत बात है। बच्चे को पूरी तरह से आज़ाद मत कर दो, बिगड़ेल हो जाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मतलब ये 3 नंबर आपका सबसे यूनिक जाएगा। बच्चे को अभिव्यक्ति, अपना विचार रखने दो और उसमें सक्रिय भागीदारी को महत्व दो, बच्चे को अपना विचार व्यक्त करने की आज़ादी दो और उसका सक्रिय भागीदारी यानी जो एक्टिव पार्टिसिपेट वो करता है उसको महत्व दो। तो ये देखो बच्चे को अभिव्यक्ति, ये अभिव्यक्ति और महत्व देना ये गजब का चीज़ है। और ये बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ यही हुआ कि बच्चे को अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये आपका बहुत ही मस्त चीज़ है। इसलिए आप इस 16 नंबर को पूरी तरह समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब समझिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है, वैसा अभियान, वैसा योजना जिसके तहत सब पढ़े, कोई बच्चा मूर्ख न रहे। और इसकी शुरुआत गाई 2000 और 2001 ईस्वी में हुई। आपका ऑप्शन 1 नंबर राइट जाएगा। ठीक है। अब देखिए 18 नंबर पे चलिए। निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, निबंधनात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, मुख्य उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत। अब देखिए आप निबंधात्मक प्रश्न किसको कहते हैं, ऐसा लिखित उत्तर जो 1 या 2 पेज का होता है उसको निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं। अब देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न का उत्तर छोटा होता है। मुख्य उत्तर वाला प्रश्न, प्रश्न का उत्तर खुला होता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इसमें वैकल्पिक उत्तर का प्रश्न होता है, इसमें विकल्प रहता है, सत्य असत्य रहता है, हाँ नहीं वाला प्रश्न रहता है और मिलान वाला। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है, वैकल्पिक उत्तर का प्रश्न रहता है और मिलान का, यानी ऑप्शन वाला रहेगा या मिलान वाला। अब इसमें वैकल्पिक उत्तर में सत्य असत्य वाला रहेगा या हाँ नहीं वाला रहेगा और मिलान प्रकार का। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप ऐसे समझिए कि ये वैकल्पिक प्रकार का और मिलान प्रकार का, इसमें सत्य असत्य होगा और हाँ नहीं वाला होगा। अब आप क्वेश्चन 18 नंबर का बड़े मजे से समझिए कि निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न तो आपका 1-2 पेज का होगा, ये तो होगा ही नहीं। लघुत्तरात्मक प्रश्न में देखिए उत्तर छोटा होगा लेकिन वस्तुनिष्ठ ये है नहीं। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न में तो आप जितना लिखिए, मुक्त खुला 2 पेज लिखिए, 20 पेज लिखिए, 1000 पेज लिखिए, ये भी नहीं होगा। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपका सत्य असत्य वाला आएगा। ये आपका ऑप्शन सही है, ये आपका सही जगह 18 नंबर।
अब देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अधिनायकी, अनुमतिपरक, सुविधादाता, सत्तावादी। देखिए आपका ये सब वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहा है। देखिए अधिनायक का मतलब सरदार मुखिया, तो आदेश देगा ही। अब देखिए आपका ये अनुमति परक आदेश देने वाला ये भी होता है, ये आपका निगेटिव है। तो अधिनायक में देखिए सरदार मुखिया आदेश देगा, ये निगेटिव वर्ड हुआ, ठीक है। अधिकारी जैसे हो गया आपका आदेश देने वाला हो गया, सत्तावादी हो गया शासन करने वाला, आदेश देने वाला निगेटिव है। लेकिन ये सुविधादाता सुविधा देने वाला फैसिलिटेटर ये पॉजिटिव वर्ड है। तो यहाँ देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक का भूमिका क्या, अधिनायकी। अधिनायकी में तो क्या होता है, अधिनायक का मतलब सरदार मुखिया आदेश देने वाला, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। अनुमति परक यानी आदेश देने वाला, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। सत्तावादी, सत्तावादी में शासन करने वाला, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन एनसीएफ 2005 कहता है कि टीचर स्टूडेंट के लिए फैसिलिटेटर है, सुविधादाता है। ये आपका 3 सबसे यूनिक और सबसे सही एनसीएफ 2005 के अनुसार कि टीचर सुविधादाता है, फैसिलिटेटर है, ठीक है। अब आप समझिए 20 नंबर के क्वेश्चन को। यदि बच्चे फेल होते हैं तो वो क्या दर्शाते हैं, अपनी असफलता को, स्कूल के सफलता को, समाज के सफलता को, परिवार के सफलता को। बच्चा फेल होता है तो खुद के सफलता को नहीं दर्शाता है, समाज के सफलता को भी नहीं दिखाता है, परिवार के सफलता को भी नहीं दिखाता है। अगर बच्चा फेल होता है तो वो स्कूल की सफलता है। कोई बच्चा फेल हुआ तो समझो स्कूल फेल हुआ, ये आपका यूनिक जाएगा। आई होप आप 20 नंबर को समझे। अब देखिए 21 नंबर, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को परिणाम करता है, पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करता है, शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के लिए योग्य बनाता है, शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है। सबसे पहले आप अभिप्रेरणा समझिए, जिसको मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा का मतलब होता है कार्य करने इच्छा का शक्ति का होना, कार्य करने का इच्छा शक्ति, ठीक है। अभिप्रेरणाओं को ऐसे भी समझिए किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। बीएफ स्किनर ने अभिप्रेरणाओं को सीखने का राजमार्ग बताया। अभिप्रेरणा सीखने में रुचि का विकास करता है। अभिप्रेरणा उत्सुकता क्यूरियोसिटी उत्पन्न करता है, उसे निरंतर क्रियाशील बनाए रखता है। इतना आप अभिप्रेरणा के बारे में समझे। अब आप आइए टॉपिक पर। देखिए यहाँ क्या है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थी की स्मरण शक्ति को परिणाम करता है, बिल्कुल गलत। पिछले सीखे गए नए अधिगम को अलग करता है, ये भी गलत। शिक्षार्थी को एक दिशा में सोचने के लिए योग्य बनता है, ये भी गलत। तो सीखने की प्रक्रिया में जो मोटिवेशन होता है, प्रेरणा, यह शिक्षार्थी में सीखने के प्रति रुचि का विकास करता है, क्योंकि ये जो मोटिवेशन है ये एनर्जी देता है। और जब बच्चे में, स्टूडेंट में, बालक में एनर्जी आता है तो उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलपमेंट होता है। आपका 4 नंबर राइट जाएगा। आई होप आप 21 नंबर को समझे। अब 22 नंबर में आइए। जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से ले लेती है, एक बच्चा का दादी ग्रैंड मदर है, उसकी माँ की गोदी से ले लेता है तो बच्चा रोने लगता है। इसमें डॉट का था वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता। तो देखिए सबसे पहले आप संवेग को समझिए, इमोशन समझिए। उत्तेजित होना ये इमोशन है। संवेग शरीर को उत्तेजित करने वाली एक प्रक्रिया है। सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्षा, घृणा, ये सब संवेग में आता है। वियोग मन जुदाई होता है, अजनबी मन अनजान होता है, व्यवहार उत्तेजनावश होता है, दुश्चिंता मन घबराहट होता है। अब आप क्वेश्चन को देखिए खटाक से समझ जाइए। जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोदी से ले लेता है तो बच्चा रोने लगता है। वियोग दुश्चिंता नहीं, सामाजिक दुश्चिंता नहीं, अजनबी दुश्चिंता नहीं, तो संवेगात्मक दुश्चिंता, क्योंकि बच्चा रोने लगता है, क्योंकि बच्चा अपने माँ के गोद में बड़े मजे से, उसको दुख होता है इसलिए वो रोने लगता है। या बच्चा को क्रोध आता है तो वो रोने लगता है। तो ये संवेगात्मक में, ये सब संवेग में, इसलिए आपका ये 3 राइट जाएगा, ठीक है। अब आप आइए 23 नंबर में। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना, चढ़ना, फुदकना और दौड़ना, ठीक है। अब देखिए गति कौशल देखिए 2 प्रकार का था, सूक्ष्म गति कौशल और स्थूल गति कौशल। सूक्ष्म गति कौशल में हम लोग छोटी मांसपेशी का प्रयोग करते हैं और स्थूल गति कौशल में बड़ी मांसपेशी का यूज करते हैं। तो अब इसमें देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन में आपका कि निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गति कौशल है?
अब देखिए चढ़ना, चढ़ते हैं तो आप बड़ी मांसपेशी का यूज करते हैं, तो ये आपका स्थूल हो गया, स्थूल गति कौशल, ये तो नहीं होगा। फुदकना, इसमें भी बड़ी मांसपेशी का यूज करते हैं, ये भी आपका स्थूल गति कौशल होगा, ये भी नहीं होगा। दौड़ना, इसमें भी बड़ी मसल्स का यूज करते हैं ना, ये भी आपका स्थूल गति कौशल हुआ। लेकिन लिखना, जब हम राइटिंग करते हैं, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, छोटी मांसपेशी का यूज करते हैं, तो ये सूक्ष्म गति कौशल हुआ लिखना। आइए आप इसको समझे। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, ये पेस्टलॉजी विधि किसने दी? जॉन हेनरी पेस्टलॉजी, मार्टिन हेनरी पेस्टलॉजी, वाइगोत्स्की पियाजे। अब आप समझिए पेस्टलॉजी विधि है क्या। इस विधि का जनक, इसका जन्मदाता, इसका प्रतिपादक जॉन हेनरी पेस्टलॉजी था। ठीक है, यह विधि बताता है कि एक टीचर को यह मालूम होना चाहिए कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे किस आयु में सीखेगा और बच्चे किस विधि से अधिक सीखेगा। ये पेस्टलॉजी विधि है। तो इसका जनक कौन है? जॉन हेनरी है। तो अब यहाँ देखिए पेस्टलॉजी विधि क्या है, पेस्टलॉजी विधि का जनक तो जॉन हेनरी पेस्टलॉजी है, ये आप जान ही रहे हो, जॉन हेनरी पेस्टलॉजी। और पेस्टलॉजी विधि क्या है कि एक टीचर को मालूम होना चाहिए कि वो बच्चे को कैसे पढ़ाएगा, बच्चा किस उम्र में सीखेगा, बच्चा कौन विधि सीखेगा। इसका प्रतिपादक जॉन हेनरी पेस्टलॉजी है। आई होप आप 24 को समझे। अब 25 नंबर में आइए। जब बच्चा फेल होता है, इसका तात्पर्य क्या है? बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तर के सही तरीकों को याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन ना चाहिए, व्यवस्था फेल हो गई। अब देखिए आप जरा समझिए, बच्चा फेल हो जाता है, इसका कारण क्या है? विद्यालय का परिवेश सही नहीं है, पारिवारिक माहौल सही नहीं है, अभ्यास सही से नहीं किया, अभिरुचि और जिज्ञासा का कमी है, उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, कक्षा का वातावरण सही नहीं है, शिक्षण विधि और युक्ति सही नहीं है, ये सब का कमी रहा, बच्चा फेल हुआ। अब प्रेरणा और मार्गदर्शन का अभाव रहेगा तो बच्चा फेलियर हो जाएगा, पढ़ाई के दौरान विद्यालय में भाग जाएगा तो ये भी आपका फेलियर है। तो यहाँ अब देखिए आपका टॉपिक क्या है, जब बच्चा फेल होता है इसका तात्पर्य क्या? बच्चा पढ़ाई योग्य नहीं है, ये बात आप बिल्कुल गलत बोलते हैं। हर बच्चा में क्षमता रहता है, वो पढ़ने के योग्य होता है। बच्चे ने उत्तर के सही तरीकों से याद नहीं किया, ये भी गलत है। बच्चे ने प्राइवेट ट्यूशन नहीं लिया, ये भी गलत है। तो बच्चा फेल होता है यानी व्यवस्था फेल हो गई, आपने सही से बच्चे का मार्गदर्शन नहीं किया, उचित वातावरण नहीं दिया, एक बच्चे को जो चाहिए वो नहीं मिला, इसीलिए वो फेल हुआ। बच्चा फेल होना मतलब सिस्टम फेल, इसलिए आपका 4 जाएगा। आई होप आप 25 को समझे। अब देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव से अंतर्मुखी होता है, अपनी आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों स्वतंत्र होते हैं। बताइए कौन सा होगा? देखिए प्रतिभाशाली मतलब होता है प्रतिभा से पूर्ण, और दृढ़तापूर्वक होता है मजबूती से, अंतर्मुखी मतलब शर्मिला होता है। एक प्रतिभाशाली बच्चा स्वभाव से शर्मिला होता है, बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। अपनी आवश्यकता को दृढ़तापूर्वक नहीं करते, ये भी गलत हुआ। शिक्षकों से स्वतंत्र होते, ये भी गलत। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होता है, जो टैलेंटेड स्टूडेंट होता है, वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होता है, जो वो डिसीजन लेता है उसमें वो आत्मनिर्भर रहता है। यही प्रतिभाशाली विद्यार्थी का बहुत बड़ा विशेषता। आपका 3 नंबर राइट जाएगा। अब देखिए 27 नंबर में डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से डायडाइट की समस्या संबंधित है, सुनने, पढ़ने, बोलने और लिखने। अब देखिए ये डिमेरिट है, ये दोष है, इसको आप ट्रिक से समझिए। डिस्ग्राफिया में देखिए ग्राफिया है और ग्राफ, और आप जब ग्राफ बनाते हैं उसमें आपको कॉपी पे बनाना पड़ता है, ग्राफ पेपर में लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो जब भी डिस्ग्राफिया होगा तो लिखने से, सुनने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा। डिस्ग्राफिया देखिए ग्राफ है ना, और ग्राफ आप बनाते हैं ना, एक्स अक्ष वाक्य खींचते हैं ना, तो ये लिखने से संबंधित है। तो डिस्ग्राफिया जहाँ ग्राफ देखोगे लिखना। ठीक है, आई होप 27 समझे। अब आप 28 से समझिए। गणित को समझने की अशक्तता है, डिस्मोर्फिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, कौन सा होगा? देखिए एकदम इजी ट्रिक से समझिए। गणित को समझने में अशक्तता, गणित में क्या होता है? देखिए डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, गणित में आप कैलकुलेशन करते हैं ना, तो आपका डिस्कैल्कुलिया आ जाएगा। कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन, गणित में कैलकुलेशन होता है। तो गणित को समझ अशक्तता मतलब डिमेरिट जो हुआ, ये डिसकैल्कुलिया हो गया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन समझिए, और गणित में कैलकुलेशन, इसलिए ये हो जाएगा। अब 29 नंबर समझिए। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से। तो डिस्लेक्सिया किससे है? पठन विकार से। अगर पढ़ने में डिमेरिट हो जाए तो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। तो डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? पठन विकार से। आई होप आप 29 नंबर को समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, आप आज के अंतिम क्वेश्चन को समझिए। लिंग है,
शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता। लिंग जिसको हम लोग सेक्स कहते हैं, टाइप ऑफ सेक्स जो होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेक्सेस, मेल और फीमेल। तो लिंग क्या है? ये शारीरिक संरचना है, ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, कहता मेल फीमेल, तो लिंग शारीरिक संरचना है। तो आई होप गाइज आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो सही मायने में पसंद आया होगा तो एक लाइक अवश्य करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो नित्य बनाया करेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।